नमस्कार। पिता जब इस दुनिया से जाते हैं तो औलाद को दुख होता है। कई बार कुछ औलादें ऐसी होती हैं जो दुख से ज़्यादा ये सोचती हैं कि पिताजी हमारे लिए क्या छोड़कर गए, क्या छोड़कर नहीं गए। यहाँ जो आज पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं वो A.K. रामानुजन ने लिखी है और जिसका टाइटल है ओबेश्वरी। यानी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में जो लिखा जाता है, बोला जाता है, वो ओबेच्युरी कहलाता है। न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा कि कई बार शोक संदेश लिखा हुआ होता है, किसी की मृत्यु की सूचना लिखी होती है कि हमारे पिताजी का निधन हो गया है, उनकी शव यात्रा इतने बजे होगी, यहाँ से घर से इस घाट तक जाएगी। तो वैसी ही कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है एक औलाद के नज़रिए से कि उनके पिता जब इस दुनिया से गए तो उनके लिए क्या छोड़ कर गए हैं। थोड़ी सी आयरनिकल है पोएम क्योंकि पिताजी कुछ ख़ास छोड़कर नहीं गए हैं, है ना। एक गरीब पिता है तो गरीब पिता जब जाता है दुनिया से क्या छोड़ के जाएगा अपनी औलाद के लिए। देखिए, फादर व्हेन ही पास्ड ऑन, पिताजी जब वो गुज़र गए, लेफ्ट उन्होंने छोड़ा, डस्ट धूल, ऑन अ टेबल एक मेज पर, फुल ऑफ पेपर्स जो कागज़ों से भरी हुई थी। तो देखिए, एक आयरनी है कि क्या छोड़ा। लोग तो देखते हैं कितना रुपया छोड़ा, कितना बैंक बैलेंस छोड़ा, कितने जेवरात छोड़े, है ना। तो चल अचल संपत्ति उसको देखते हैं। यहाँ पिताजी छोड़ के गए हैं एक मेज जिस पर कागज़ हैं और उन पर धूल जमी हुई है। लेफ्ट डैड्स एंड डॉटर्स, देखिए ये जक्सटापोजिशन है डैड्स और डॉटर्स का। जो डैड्स कर्जे होते हैं, पिताजी कर्जे लेते हैं तो औलाद को चुकाने पड़ते हैं, एक लाइबिलिटी है। दूसरी तरफ डॉटर्स हैं, है ना, जो बेटियां हैं उनको भी लाइबिलिटी समझा जाता है, जिम्मेदारी है, उसकी शादी करनी है, दहेज जुटाना है। तो ये दोनों ही लाइबिलिटीज़ वो छोड़कर गए हैं इस नरेटर के लिए। कर्जे चुकाने हैं और उन बेटियों की शादियां भी करनी हैं। अब बेड वेटिंग ग्रैंडसन, और क्या छोड़कर गए हैं। बेड वेटिंग बिस्तर को गीला करने वाला यानी छोटा सा, ग्रैंडसन पोता। नेम्स बाय द टॉस ऑफ अ कॉइन आफ्टर हिम, नेम्स कुछ नाम हैं, बाय द टॉस, टॉस सिक्का उछाल कर किया जाता है। क्रिकेट मैच से पहले आपने देखा होगा कि भाई बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है तो उसके लिए टॉस किया जाता है। अब यहाँ टॉस ऑफ अ कॉइन आफ्टर हिम, उनके मतलब उनके पीछे नाम रखने के लिए टॉस किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि दक्षिण के जो नाम होते हैं काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। जैसे A.K. रामानुजन का ही नाम लीजिए तो अट्टापट्टे कृष्णा स्वामी हैं रामानुजन। तो इसमें जो अट्टापट्टे और कृष्णा स्वामी आगे के दो नाम हैं वो उनके पिताजी के हैं। पिताजी के नाम में भी उनके दादाजी के नाम हैं। तो दक्षिण में इस तरीके से नाम रखे जाते हैं कि पिताजी और दादाजी के नाम उसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर जो नाम रखे गए उनके जाने के बाद उनके बेटे के या उनके नाती के, पोते के, तो वो टॉस उछाल करके किसका नाम क्या रखा जाएगा। फिर देखिए, अ हाउस दैट लीन्ड, एक घर जो झुक रहा था, यानी घर की हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, है ना, घर भी टूट फूट रहा है। स्लोली, धीरे धीरे, थ्रू आर गोइंग, मतलब हम ग्रो कर रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, और जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं घर झुकता जा रहा है। ऐसे ही बच्चों को बड़ा करने में पिता झुकता जाता है ना। तो ये जो हाउस है, घर है, वो भी एक सिंबल है उसी पिता का, है ना। जब जवानी होती है तो व्यक्ति एकदम सीधा होता है, धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, जिम्मेदारियों का बोझ इतना पड़ता जाता है कि व्यक्ति झुकता चला जाता है ना। जवानी में कैसा नशा होता है, व्यक्ति कदम मतलब धीरे तो रखता ही नहीं, कितनी तेज चलता है, एक अलग ही अकड़ होती है पूरी बॉडी में। तो वो सारी अकड़ ख़त्म हो जाती है वक्त के साथ।
तो ये घर भी कभी सीधा खड़ा हुआ होगा, वो भी अकड़ कर खड़ा होगा जैसे जवानी में व्यक्ति होता है, लेकिन जैसे जैसे पिता बूढ़े होते गए वैसे वैसे उनका बनाया हुआ घर भी बूढ़ा होता गया, तो वो भी वैसे ही झुक रहा है जैसे पिताजी की पीठ झुकती गई हमारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते। अ हाउस दैट लीन्ड स्लोली थ्रू आर ग्रोइंग। ग्रोइंग के बाद जो अगला वर्ड है वो है ईयर्स, यानी हमारी जो जैसे जैसे हमारे साल बढ़ते जा रहे थे, और वो घर किस पर टिका हुआ है, ऑन अ बेंट कोकोनट ट्री इन द यार्ड। अच्छा, घर नहीं टिका हुआ एक्चुअली, वहाँ घर के सामने एक यार्ड है, आंगन है, और वहाँ पर एक कोकोनट ट्री है, वो भी झुक रहा है। तो बच्चे बड़े हो रहे हैं और घर झुक रहा है, पिता झुक रहा है, और ये कोकोनट ट्री भी झुका हुआ है। ईयर्स ऑन अ बेंट कोकोनट ट्री इन द यार्ड। यार्ड आंगन होता है, घर के पीछे होता है, पीछे का अहाता। बीइंग द बर्निंग टाइप ही बर्न्ड प्रॉपरली एट द क्रीमेशन। देखिए कैसी मतलब बड़ी अलग सी बात उन्होंने बोली है कि बीइंग द बर्निंग टाइप, वो किस टाइप के व्यक्ति थे, जिनका जलना आसान था, है ना, जिनको जलाना आसान था। तो बीइंग द बर्निंग टाइप, जिंदगी भर वो खुद को जलाते रहे। ज़्यादातर पिता ऐसे ही होते हैं। कुछ होते हैं जो इर्रेस्पॉन्सिबल होते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाते, अपने में मस्त रहते हैं, दारूबाज होते हैं, नशेबाज होते हैं, जुआबाज होते हैं, है ना, जो कमाते हैं उसको उड़ा देते हैं। लेकिन ज़्यादातर पिता सिंसियर होते हैं, अपनी गाढ़ी कमाई अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं, तो वो खुद को जलाते हैं ताकि उनके बच्चों को की ज़िंदगी में रोशनी हो सके। तो जो पिता थे ये भी कुछ ऐसे ही थे। देखिए, बीइंग द बर्निंग टाइप, वो उस टाइप के थे जो जलने में आसान होते हैं। ही बर्न्ड प्रॉपरली, वो उचित तरीके से, अच्छे तरीके से जले। एट द क्रीमेशन, यानी जब उनका क्रीमेशन क्या अंतिम संस्कार होता है जिसमें जलाया जाता है। बेटा हमारे यहाँ तो ये होता है कि बेटा एक डंडा मारता है ज़ोर से खोपड़ी में, और फिर उसमें घी सामग्री वो सारी चीज़ें भरी जाती हैं, और फिर तो वो खोपड़ी आराम से जल जाए। तो मतलब प्रॉपर उसमें घी डाला जाता है, चिता में सामग्री डाली जाती है, और सूखी लकड़ियाँ रखी जाती हैं कि वो प्रॉपरली जल सके डेड बॉडी। तो वो अपनी ज़िंदगी भर जलते रहे और क्रीमेशन में भी प्रॉपरली वो जल गए। एज बिफोर ईजीली एंड एट बोथ एंड्स। एज बिफोर, पहले की तरह। पहले कब जले थे वो? अपनी ज़िंदगी के दौरान, है ना। तो जैसे वो ज़िंदगी में जले थे वैसे ही मौत के वक्त भी जले, इजीली, आराम से। एंड एट बोथ एंड्स। अच्छा, ये एक ईडियम है ना, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। जब कैंडल को आप दोनों तरफ से जलाएंगे तो वो क्या है, जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो ईडियम है अक्सर फिजूल खर्ची के लिए यूज़ होता है। अब ये जो पिताजी हैं ये बोथ एंड्स पर जले। कई सारी चीज़ें बोथ एंड्स को डिनोट कर सकती हैं, जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक, है ना, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, सुबह की रोटी शाम की रोटी कमाने के लिए व्यक्ति दिन भर खटता है, दिन भर मेहनत करता है। तो जब बोथ हैंड्स पर कोई चीज़ जलती है जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो पिताजी की जो एनर्जीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो जल्दी ख़त्म हो गई क्योंकि वो अपने परिवार की खातिर बोथ एंड्स पर जले, है ना, यानी दोनों तरफ से जले। left his eye coins in the ashes that didn't look one bit different, several spinal discs, rough, some burned to coal for sons। और क्या छोड़ कर गए देखिए अपने बेटों के लिए वो, कि लेफ्ट हिज आई कॉइन्स, लेफ्ट छोड़कर गए, हिज आई कॉइन्स, अपनी आँखों के सिक्के। तो जो आइज़ हैं वो तो वैसे जल जाती हैं, उनके खाली जगह ही रह जाती हैं, जो गड्ढे हैं आँखों के वही रह जाते हैं। इन द एशेस, जो राख थी उनकी, उनकी चिता की जो राख थी उसमें छोड़ गए। दैट डिडंट लुक वन बिट डिफरेंट,
जो कि दैट डिडंट लुक, जो कि नहीं दिख रही थी वन बिट, थोड़ी सी भी डिफरेंट, अलग। तो अब देखिए, जलने के बाद उनकी आंखें बिल्कुल भी अलग नहीं दिख रही, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जब वो जिंदा थे तब भी उनकी आंखें गड्ढों में बैठी हुई थीं, है ना, अंदर धसी हुई थीं। तो जब व्यक्ति मर जाता है और उसकी स्केलेटन आप देखिए, तो जो आंखों के गड्ढे रह जाते हैं, नाक वाला है, नाक की हड्डी, मतलब ऊपर तो हड्डी होती है, नीचे कार्टिलेज होती है, तो वो कार्टिलेज वाला हिस्सा तो जल जाता है, लेकिन जो बोन है वो नहीं जलती। तो वो उतना हिस्सा आपको दिखता होगा कि कार्टिलेज वाला हटके नाक उतना रह जाता है। तो वैसे ही आंखों के भी गड्ढे रह जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं थे, डिडंट लुक वन बिट डिफरेंट। इसका मतलब आंखें पहले से उनकी गड्ढे में धसी हुई थी। तो वीकनेस जब होती है व्यक्ति की को, तो आंखें गड्ढों में धस जाती हैं। और क्या छोड़ा उन्होंने? सेवरल, बहुत सारी स्पाइनल डिस्क्स। तो हमारी स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, तो उसमें डिस्क्स लगी होती हैं ना, पूरा आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो स्केलेटन का देख लीजिएगा, एक फ़ोटो देख लीजिए, या फिर स्पाइन का एक फ़ोटो देख लीजिए, तो उसमें छोटी छोटी डिस्क लगी होती हैं ऊपर से नीचे तक। तो वो छोड़ के गए बहुत सारी स्पाइनल डिस्क्स, रफ, खुरदरी, सम कुछ ऐसी थी बर्न्ड टू कोल, यानी जलकर कोयला हो गई थी, फॉर सन्स, अपने बेटों के लिए ये छोड़ कर गए। फॉर सन्स, बेटों के लिए, टू पिक जिंजरली। अच्छा, ये पूरा ही स्टेंजा पढ़ लेते हैं, फिर आपका रिदम टूट जाता है। एक बार पूरा स्टेंजा देख लीजिए। टू पिक जिंजरली एंड थ्रो एज द प्रीस्ट सैड फेसिंग ईस्ट वेयर 3 rivers met near the railway station, no long standing headstone with his full name and 2 dates। तो अब ये जो टू पिक है यहाँ से जुड़ा हुआ है, फॉर सन्स, बेटों के लिए। तो बेटों को क्या करना है? टू पिक, यानी उनको उठाना है, चुनना है। हड्डियाँ चुनी जाती हैं ना चिता में से, हड्डियाँ चुन के एक उसमें अर्न में, पॉट में भरी जाती हैं, फिर उनको गंगा जी में बहाया जाता है। तो जिंजरली का मतलब बड़ी केयरफुली, बड़ी सावधानी से एक एक हड्डी को चुनना है उनके बेटों को, एंड थ्रो, और फेंकना है, एज द प्रीस्ट सेड, फेंकना क्या है? समर्पित करना है ना, प्रवाहित करना है। फेंकना तो बड़ा गलत सा शब्द हो जाता है, तो नदी में प्रवाहित किया जाता है, स्पेशली गंगा नदी में। थ्रो एज द प्रीस्ट सेड, तो उनको प्रवाहित करना है जैसा कि पुजारी ने कहा। फेसिंग ईस्ट, यानी ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ मुंह करके प्रवाहित करना होता है। वेयर 3 rivers met, तो कहाँ प्रवाहित करना था? जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं। तो 3 नदियाँ कहाँ मिलती हैं? संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है। तो प्रयागराज में जाकर 3 नदियाँ, गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम पर उन अस्थियों को प्रवाहित करना है। नियर द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास। नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेडस्टोन with his full name and 2 dates। अब जो जाने माने लोग होते हैं, फेमस, प्रसिद्ध लोग होते हैं, वो जब इस दुनिया से जाते हैं तो उनकी याद में कुछ मॉन्यूमेंट इस टाइप का बनवाया जाता है और उस पर लिखवाया जाता है, उनकी कहानी लिखी होती है, उनकी लाइफ स्टोरी लिखी होती है कि इस डेट को पैदा हुए, इस डेट को उनकी मृत्यु हुई, इस ये काम उन्होंने महान काम किए। लेकिन हमारे ज़्यादातर जो पूर्वज हैं उनके बारे में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। आप जैसे मैं अपने दादाजी को जानती हूँ, परदादा को भी जानती हूँ, लेकिन उनके पहले की जो जनरेशन्स हैं उनको मैं नहीं जानती, ना उनके बारे में कुछ जानते, आप भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि कहीं भी कोई भी स्तंभ या ऐसा उनके पत्थर नहीं लगा हुआ उनकी याद में जिस पर लिखा हुआ हो कि वो तब पैदा हुए थे, तब उनकी मृत्यु हुई थी। तो ऐसा ही इन पिताजी के बारे में है, नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेडस्टोन। तो कोई भी ऐसा स्तंभ ऊंचा नहीं लगा हुआ जिस पर के विद हिज फुल नेम, उनका पूरा नाम लिखा हुआ हो,
एंड 2 डेट्स, और दोनों तारीखें लिखी हुई हों। तो दोनों डेट्स कौन सी, मतलब उनके जन्म की और उनकी मृत्यु की। टू होल्ड इन देयर पेरेंथेसिस everything he didn't quite manage to do himself, like his caesarean birth in a Brahmin ghetto and his death by heart failure in the fruit market। तो आगे क्या कहते हैं नरेटर कि वो जो 2 डेट्स हैं, टू होल्ड इन देयर पेरेंथेसिस, टू होल्ड यानी वो पकड़े होती हैं, मतलब लिखा होता है। इन देयर पेरेंथेसिस क्या है, ब्रैकेट होता है ना, एक इस साइड लगाए एक इस साइड लगाए, तो वो पेरेंथेसिस कहलाता है। कभी कभी ब्रैकेट की जगह ऐसे डैश भी लगा देते हैं ना, एक इधर लगा दिया एक इधर लगा दिया, तो वो भी पेरेंथेसिस होता है। कई बार कोमा भी पेरेंथेसिस का काम करता है। तो पेरेंथेसिस का मतलब ये है कि एक चीज़ इधर है एक चीज़ इधर है और उसके बीच में कुछ है, वो पेरेंथेसिस कहलाता है। अक्सर ब्रैकेट्स होते हैं। तो टू होल्ड इन देयर पेरेंथेसिस, तो यहाँ पेरेंथेसिस का काम कौन करेगा, वो डेट्स करेंगी, करती मतलब है नहीं, लेकिन अगर लिखा होता तो वो जो 2 डेट्स हैं वो पेरेंथेसिस का काम करती। एक तरफ उनके जन्म की तारीख होती और दूसरी तरफ उनकी मृत्यु की तारीख होती, और इन दोनों के बीच में क्या होता है ना, वो आगे है। एवरीथिंग, हर वो चीज़, ही डिडंट क्वाइट मैनेज टू डू हिमसेल्फ, यानी उन्होंने खुद नहीं की। कई बार ज़्यादातर हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम अपनी मन मर्जी का तो नहीं कर पाते, है ना। बचपन में अक्सर माँ बाप के अनुसार हम लोग चलते हैं, फिर विवाह हो जाता है तो अपने लाइफ पार्टनर के अनुसार चलते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के अनुसार चलते हैं। तो मैक्सिमम लाइफ हम दूसरों के अनुसार जीते हैं ना, समाज के अनुसार चलते हैं, बॉस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो, है ना, हम कॉलेज में हैं तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, जो प्रिंसिपल साहब कहेंगे वही तो हम, जो हमें टाइम टेबल मिलेगा वही क्लासेस हम पढ़ाएंगे, वही सिलेबस हम पढ़ाएंगे। तो बहुत सारे काम लोग अपनी मर्जी से नहीं करते। तो वैसा ही इन पिताजी के साथ है कि ही डिडंट क्वाइट मैनेज टू डू हिमसेल्फ। बहुत सारी उनकी ज़िंदगी के ऐसे काम हैं जो उन्होंने खुद नहीं किए, लाइक हिज सिजेरियन बर्थ, जैसे कि उनका सिजेरियन बर्थ था। सिजेरियन एक ऑपरेशन होता है जो अक्सर माँ का किया जाता है जब बच्चा नॉर्मली पैदा नहीं होता, तो पेट काट कर निकाला जाता है बच्चे को। तो इनका जन्म जो हुआ था पिताजी का, वो सिजेरियन के थ्रू हुआ था, उनकी माँ का ऑपरेशन हुआ था। इन अ ब्राह्मण घेटो, एक ब्राह्मण परिवार में। घेटो क्या है, एक ऐसी जगह जो बहुत गरीबी से भरी हुई है, गंदगी से भरी हुई है ना, उसमें फैसिलिटीज़ नाम की चीज़ नहीं है, तो वो घेटो कहलाते ही है। तो जो ये परिवार है, जो इनका घर है, वो एक घेटो है, यानी वहाँ सुविधाएं नहीं हैं। आप कह सकते हैं कि गंदगी है, जहाँ सुविधाएं नहीं होती। अक्सर टूटा फूटा घर है, अच्छे बिस्तर नहीं हैं, तो वो एक घेटो हो गया। तो एक ब्राह्मण घेटो में पैदा हुए थे, यानी टूटे फूटे से घर में, परिवार में। एंड हिज डेथ, और उनकी जो मृत्यु हुई वो भी बाय हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल्योर से हुई इन द फ्रूट मार्केट। मार्केट में फल खरीद रहे थे, फ्रूट मार्केट में जब वो खड़े थे या फल खरीद रहे थे, तब उनकी हार्ट फेल्योर से डेथ हुई। तो ना जन्म अपने अनुसार होता है, अपनी मर्जी से तो हम पैदा नहीं होते, ना मरते अपनी मर्जी से हैं। और बीच के जो ज़िंदगी है हमारी, उसमें हम चाहते हैं, कई बार बहुत बार मन होता है यार अपने हिसाब से काम करें, हम जैसा चाहते हैं वैसा ज़िंदगी जिएं, लेकिन नहीं जी पाते, है ना। दूसरों के अनुसार हमें अपनी लाइफ जीनी पड़ती है। तो वही पिताजी का हुआ कि ना उनका बर्थ अपने अनुसार हुआ, सिजेरियन हुआ और हार्ट फेलियर से मृत्यु हुई, और बाकी की जो ज़िंदगी थी वो भी उन्होंने दूसरों के अनुसार जी। आगे देखते हैं क्या है। बट समवन टोल्ड मी, लेकिन किसी ने मुझे बताया,
क्या बताया? ही गॉट 2 लाइन्स, कि उनको 2 लाइनें मिली इन एन इनसाइड कॉलम, एक अंदर के कॉलम में, ऑफ अ मद्रास न्यूज़पेपर, मद्रास से प्रकाशित होने वाले, पब्लिश होने वाले एक अखबार में, न्यूज़पेपर में, सोल्ड बाय द किलो, जो किलो के भाव बेच दिए जाते हैं, एग्जैक्टली 4 वीक्स लेटर, ठीक 4 हफ्ते बाद, टू स्ट्रीट हॉकर्स, तो गली में जो हॉकर्स घूमते हैं, रद्दी बेचो रद्दी, आते हैं ना, रोजाना आते हैं, तो उनको किलो के भाव 4 हफ्ते बाद, यानी महीना ख़त्म होते ही बेच दिए जाते हैं। तो ऐसे एक न्यूज़पेपर में, मद्रास के में, 2 लाइनें अंदर के कॉलम में उनके ऊपर प्रकाशित हुई थीं, ऐसा मुझे किसी ने बताया। हु सेल इट इन टर्न, और वो स्ट्रीट हॉकर्स यहाँ से रद्दी ले जाते हैं, उसके बाद वो कहाँ बेच देते हैं? हु सेल इट इन टर्न टू द स्मॉल ग्रोसरीज, छोटी छोटी जो ग्रोसरी स्टोर होते हैं, आपने देखा होगा जब आप धनिया, जीरा, हींग खरीदने जाते हैं मार्केट से, तो जो ग्रोसर है वो आपको छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के देता है। तो पुड़ियाँ क्या है, कागज़ की बनती हैं वो, और वो कागज़ कहाँ से आता है? ये जो स्ट्रीट हॉकर्स हमसे लेकर जाते हैं अखबार, वो जाकर उनको बेच देते हैं, है ना, मुनाफा कमा लेते हैं। हमसे 10 रुपये किलो ले गए, वहाँ 20 रुपये किलो बेच दिया, तो वो फिर पुड़ियाँ बना बना के उन अखबारों में रख के सामान को बेचते हैं। तो उन्हीं अखबारों को वो छोटे छोटे ग्रोसर्स को, छोटे छोटे जो विक्रेता होते हैं, उनको बेच देते हैं। वेयर आई बाय साल्ट, कोरिएंडर एंड जैगरी इन न्यूज़पेपर कोन्स दैट आई यूजुअली रेड। वेयर, जहाँ, यानी ग्रोसरी शॉप पर, आई बाय मैं ख़रीदता हूँ, साल्ट नमक, कोरिएंडर धनिया होता है, एंड जैगरी गुड़ होता है, इन न्यूज़पेपर कोन्स, तो न्यूज़पेपर के, अखबार के कोन्स में, यानी वही पुड़िया बांध के दे देते हैं वो, दैट आई यूजुअली रेड, जो अक्सर मैं, रेड क्या, रीड ही होगा, जो कि मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ। रेड की भी स्पेलिंग वही रहती है ना, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रीड की रेड होती हैं, लेकिन स्पेलिंग यही रहती है। तो जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ, तो पढ़ता किसके लिए हूँ? फॉर फन, मज़े के लिए। अखबार के टुकड़े होते हैं तो उसमें देखता हूँ क्या चीज़ लिखी हुई है। एंड लेटली, और हाल ही में, इन द होप ऑफ फाइंडिंग दीज ओबिचुअरी लाइन्स, हाल ही में मैं किस उम्मीद में पढ़ता हूँ उन कागज़ के टुकड़ों को? इन द होप ऑफ, मुझे उम्मीद होती है, फाइंडिंग, कि मुझे मिल जाएं, दीज ओबिचुअरी लाइन्स, ये ओबिचुअरी लाइन्स जो मेरे पिता के लिए लिखी गई हैं, और मुझे किसी ने बताया कि वो अखबार में छपी थी। तो हो सकता है बाय चांस ये उसी ग्रोसर के पास आए हों अखबार, और वो अखबार भी आया हो, और मुझे वो 2 लाइन्स मिल जाएं जो मेरे पिताजी को डेडिकेटेड थी। एंड ही लेफ्ट अस, और उन्होंने हमारे लिए छोड़ा, अ चेंज्ड मदर, एक बदली हुई माँ। तो पिता के जाने के बाद माँ का तो आप जानते हैं क्या हाल हो जाता है उसके जीवन में, वो ना तो स्फूर्ति रहती है, ना वो रंग रहते हैं, ना पूरी तरीके से माँ बदल जाती है, विधवा हो जाती है। तो वो चेंज्ड मदर वो हमारे लिए छोड़ गए। एंड मोर देन 1 एनुअल रिचुअल, और एक से ज़्यादा एनुअल, सालाना रिचुअल, कुछ संस्कार होते हैं, यानी पिताजी की बरसी होती है तो बरसी वाले दिन हम कुछ संस्कार करते हैं, या फिर वो एक स्पेशल वक्त होता है, कनागत कहलाते हैं, 14 दिन का टाइम पीरियड होता है, तो उसमें ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है। जिस तिथि को पिताजी की या माताजी की मृत्यु होती है, तो उस तिथि को भोजन खिलाया जाता है एक ब्राह्मण को, और उस वक्त इमरती आती हैं, कनागतों में ही आती हैं। वो वैसे पूरे साल कम ही मिलती हैं, जलेबियाँ मिलती हैं हमारे मथुरा में, तो खासकर जलेबियाँ तो पूरे साल मिलती हैं, लेकिन इमरती जो होती है वो कनागतों में मिलती है। तो ब्राह्मणों को भोज खिलाया जाता है, तो उसमें इमरती पूरे 14 दिन हर घर में इमरती आती है, तो वो हम लोग खुद भी खाते हैं और ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। तो ये रिचुअल चलते रहते हैं, तो हर साल के लिए वो एक से ज़्यादा रिचुअल छोड़ गए हैं। जैसा इसकी टोन से आपको लग रहा है, पोइम की टोन से, कुछ ज़्यादा खुश नहीं है नरेटर,
है ना। कुछ हताशा, कुछ निराशा सी उसके डिस्क्रिप्शन में, उसके नरेशन में झलक रही है, क्योंकि पिताजी कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ गए हैं जिससे वो आगे अपना जीवन यापन कर सकें या अपने खर्चे चला सकें। लोग तो इसी उम्मीद में रहते हैं ना कि पिताजी हमारे लिए धन दौलत छोड़ कर जाएँ, है ना, जायदाद छोड़ कर जाएँ। तो यहाँ पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ कर गए हैं, तो नरेटर थोड़ा सा हताश है। हालांकि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए ना, निराश नहीं होना चाहिए। अपना हाथ जगन्नाथ होता है, तो अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, ये नहीं कि पिताजी छोड़कर जाएं और उसी को हम खाएं। चलिए, ये सब बातें तो चलती रहेंगी, अगले वीडियो में फिर करेंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।